हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो कल की क्लास में हमने कुछ टॉपिक्स देखे थे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, और आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए we will be discussing a few more questions based on inflation and price index, CPI WPI है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अच्छा, एक चीज़ और, अनलाइक द हिस्ट्री PYQ सीरीज, इस सीरीज की वीडियो आफ्टर वीडियो जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। एंड कोई डाउट, कोई क्वेरी आपकी रहती है तो यू नो द ड्रिल, राइट। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर्स चेंजेस इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या मेजर करता है? चेंजेस किसमें? गुड्स एंड सर्विसेज में, कंज्यूम्ड बाय हाउस होल्ड्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स कैप्चर्स प्राइस चेंजेस at the wholesale level. Consumer price index includes services, while wholesale price index largely excludes services. ट्राई करें इस क्वेश्चन को। सो टॉकिंग अबाउट CPI, आप जानते हैं जो हाउस होल्ड्स के द्वारा यानी कि कंज्यूमर्स के द्वारा, ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम की जाती हैं वो CPI का पार्ट बनती हैं। जनरल सी डेफिनेशन दी हुई है, कुछ भी अलार्मिंग नहीं है, कोई कीवर्ड नहीं है, ठीक है, करेक्ट बताना है। होलसेल प्राइस इंडेक्स कैप्चर्स प्राइस चेंजेस एट होलसेल लेवल, वेरी जेनेरिक स्टेटमेंट अगेन। CPI includes services while WPI largely excludes services. अब सर्विसेज मतलब एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जबकि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है ना, लार्जली गुड्स बेस्ड होता है, ठीक है। वो बोल भी रहा है, ठीक है, जेनेरिक स्टेटमेंट ही है, ना तो वो कम्प्लीटली उस चीज़ को डिनाई कर रहा है कि आप एक कंक्लूजन तक रीच कर सके, है ना। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज बेसिकली, वी आर अबाउट टू फाइंड आउट। Demand pull inflation occurs when aggregate demand exceeds aggregate supply. It can occur due to expansionary fiscal policy. कल हमने देखा था एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, कंसोलिडेटिंग फिजिकल पॉलिसी क्या होती है वो भी देखा था। इट इज जनरली एसोसिएटेड विद फॉलिंग एम्प्लॉयमेंट। तो अगर एम्प्लॉयमेंट कम होती है तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाता है, ऐसा पूछ रहा है। ट्राई करें इस क्वेश्चन को। Well, see, first thing, demand pull inflation is when you can demand more. और अब आपके पास डिमांड कब आप बढ़ाएंगे? जब आपके पास परचेजिंग पावर होगी। And suppose you have lost your job, you have no employment, therefore you don't have money, right? तो जब आपके केस में आपके पास पैसा ही नहीं है, will you be able to demand goods from the market? No, you will not. That is all we were needing to reach to the right answer. Demand pull inflation occurs when aggregate demand exceeds the aggregate supply.
सी ये बहुत डेफिनेशन है, ठीक है, इस चीज़ की बेसिक डेफिनेशन कि जब भी लेट्स से कि एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, कल हमने ब्रेड का एग्जांपल देखा था, लेट्स टेक सोप। लेट्स से एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, और ही इज प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ सोप विच इज़ वेरी पॉपुलर, ठीक है, एंड अफोर्डेबल एज वेल। बट अर्लियर ना सीजन जो था वो था सर्दियों का, ठीक है, तो people were taking bath once in a blue moon, once in a blue moon। तो 10 दिन में भी नहा रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, है ना, तो सोप की डिमांड नहीं थी। अब क्या हुआ है कि ना गर्मियाँ आ गई हैं, तो यू विल हैव टू टेक बाथ एटलीस्ट वंस अ डे, है ना, देयरफॉर साबुन तो लगेगा। अब डिमांड ज़्यादा होगी, बट उसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो सेम है अभी, ठीक है, उसने एंटिसिपेट नहीं किया है मार्केट की सिनेरियो, गर्मी का आना एंड एवरीथिंग, राइट। तो आप, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं तो सडन राइज होगा डिमांड में, है ना, बट सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड है, तो जो स्टॉक होगा अवेलेबल उसका प्राइस बढ़ जाएगा। दैट इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये एक और तरीके से समझा जा सकता है कि लेट्स से कि गवर्नमेंट ने ना एक्सपेंशनरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, दैट इज जब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सब्सिडी आपको देने लग जाती है चीज़ें खरीदने पर, ठीक है, टैक्स रिबेट दे देती है, ठीक है, इस तरीके की चीज़ों से आप। और वैसे अगर मॉनेटरी पॉलिसी में भी बात करें हम, फिर मॉनेटरी एक्सपेंशन का, तो मान लेते कि ये एक और तरीके से, मतलब मैं समझा रहा हूँ आपको कि इसने मॉनेटरी पॉलिसी एग्जांपल नहीं दिया है। अदरवाइज अगर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब सीआरआर भी ड्रॉप कर दिया, एसएलआर भी ड्रॉप कर दिया रिजर्व बैंक ने, ठीक है, इसके अलावा लैंडिंग रेट्स भी कम कर दिए, ठीक है, तो आपके पास पैसा ज़्यादा होगा तो आप चीज़ें ज़्यादा डिमांड करेंगे, नॉट सोप ऑफ कोर्स, बट और जो गुड्स होंगी जो आप पहले अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो आप कर सकेंगे, और लाइकवाइज और लोग भी कर सकेंगे। देयरफॉर होगा क्या, डिमांड बढ़ जाएगी, पर अगेन सप्लायर ने या मैन्युफैक्चरर ने एंटिसिपेट नहीं की है वो डिमांड, एंड देयरफॉर स्टॉक्स लिमिटेड हैं, तो एक लिमिटेड टाइम के लिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन हमको देखने को मिलेगा, राइट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ना बढ़ गया। अब हमने ना एक साइड तो वो देख ली जब कंज्यूमर की साइड, अभी सप्लायर की साइड है, ठीक है। इंक्रीज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस कैन कॉज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद हाई इकोनॉमिक ग्रोथ। कह रहा कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अगर आएगा ना तो हमेशा हाई इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ट्राई करें इस क्वेश्चन को। वेल फर्स्ट थिंग इज कि जब आपके फैक्ट कॉस्ट, मतलब जो जो मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, उसके लिए उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गई, ठीक है, इस वजह से अब वो मार्केट में उस चीज़ को ज़्यादा महंगा बिकेगा पहले के मुकाबले। बहुत सटल डेफिनेशन है, ठीक है, समझ सकते हैं यहाँ से भी। इसके अलावा इंक्रीज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस कैन कॉज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ऑफ कोर्स जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसमें से एक चीज़ ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, रॉ मटेरियल जो आएगा फैक्ट्री तक। अब मान लेते हैं कि ड्यू टू इसराइल ईरान वॉर, ठीक है, जिसमें ऑलमोस्ट सभी लोग पिस रहे हैं, ठीक है, तो ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं, राइट, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तो बढ़ जाएगी, राइट। और इवन जो मतलब फ्यूल वो यूज़ कर रहे होंगे फैक्ट्री में, लेट्स से कि टॉफ़ी मेकिंग फैक्ट्री है, तो वो पेट्रोल डीजल या जो कुछ भी वो यूज़ कर रहे होंगे उसका भी, इवन वो अगर एलपीजी यूज़ कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, राइट। एंड इट इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद हाई इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करें तो भाई सबसे पहली चीज़ जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ऑयल एंड क्रूड का भी, है ना,
तो लेट्स से कि ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो महंगे हो गए, ठीक है, बट अवेलेबिलिटी तो है नहीं मार्केट में चीज़ों की। दूसरी चीज़, राइट नाउ जो चीज़ महंगी हो रही है क्योंकि मार्केट में सबसे पहली चीज़ है डिमांड एंड सप्लाई का इक्विलिब्रियम। अगर डिमांड भी तो कम होगी ना उस चीज़ की, ऐसी टेंस सिचुएशन में अगर आपके पास 10 रुपए हैं तो आप ब्रेड खरीदेंगे टॉफी, राइट? तो वो भी एक चीज़ हो जाती है। कंसिडरिंग ऑल दस फैक्टर्स स्लो ग्रोथ हो जाती है कई बार, ठीक है, क्योंकि अगेन मार्केट में वो जो बढ़ी हुई कॉस्ट है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, उसको बियर करने के लिए पैसा होना चाहिए लोगों के पास। वो नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। अब मैं बार बार ये एनर्जी प्राइस शॉक क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत टिपिकल एग्जांपल है, बहुत बार यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है जी। मैं अब जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, वी आर अबाउट टू फाइंड आउट। ऐसे ही कर करके ना, मतलब जो एक क्रोनोलॉजिकल मैनर में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करा दूंगा मैं, ठीक है। बट ये है कि आप अपने सोर्सेज को भी उतनी ही वैल्यू दें और वहाँ से भी उतनी चीज़ें पढ़ें। कारण क्या है, ये एक तरीके से ना री करेंगी ये दोनों चीज़ें, आपका सोर्स और ये क्वेश्चन। तो आपका जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, जो आपकी पकड़ है कॉन्सेप्ट पे, वो बढ़ेगी कहीं ना कहीं, ठीक है। कह रहा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जीडीपी डिफ्लेटर मेजर्स इन्फ्लेशन for all domestically produced goods and services. It includes both consumption and investment goods. It excludes imported goods. ट्राई करें इस क्वेश्चन को। जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है ना, वो बेसिकली प्राइस चेंज को डिनोट करता है। जैसे आप गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या प्राइस चेंजेस आए हैं ना, आपने थालीनॉमिक्स सुना होगा, तो वो एक काइंड ऑफ मेजर है, ठीक है। तो ओवर द टाइम एक इकोनॉमी में क्या प्राइस चेंजेस आते हैं उसको जीडीपी डिफ्लेटर डिनोट करता है। बहुत जेनेरिक डेफिनेशन है। कह रहा है कि इट इंक्लूड्स बोथ कंजम्पशन गुड्स एंड इन्वेस्टमेंट गुड्स, और इवन गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स को भी इंक्लूड करता है। बट हाँ, ये जीडीपी जो है, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेम से ही पता लग रहा है कि वो इम्पोर्टेड गुड्स को नहीं करेगा। सॉरी, रादर वो चीज़ जो है वो जब हम जीएनपी में जाएंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जाएंगे, तब हम इंक्लूड करेंगे। तो जीडीपी डिफ्लेटर है क्या, बेसिकली ये ना इन्फ्लेशन इंडिकेटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क कर दिया ना मैंने, ओके। हाइपर इन्फ्लेशन। अब हाइपर से आप समझ सकते हैं कि बहुत सडन और बहुत एक्सेसिव राइज हुआ होगा इन्फ्लेशन के अंदर, राइट? ट्राई करें इस क्वेश्चन को। इजी, राइट? जैसे कुछ रीसेंट एग्जांपल्स दे सकता हूं मैं इस केस में आपको। श्रीलंका, जिम्बाब्वे। याद होगा, बहुत बड़ी बड़ी करेंसीज इन्होंने प्रिंट करना चालू कर दिया था। मतलब इवन एक नारियल पानी भी ना वहाँ पे, मतलब उनके रूप जो भी डिनोमिनेशन है उसमें 1200 1500 रुपये का मिल रहा था, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। हेडलाइन एंड कोर इन्फ्लेशन, ये कल भी किया है हमने, ठीक है।
कह रहा है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन इंक्लूड्स ऑल आइटम्स इन सीपीआई बास्केट, कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड्स वॉलेटाइल कंपोनेंट्स। तो ये रिवीजन हो जाएगी आपकी कल की वीडियो से, ठीक है। फूड एंड फ्यूल और कोर इन्फ्लेशन ऑलवेज लोअर देन द हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है। ट्राई करें इस क्वेश्चन को। देखिए हेडलाइन जो है ना, ये मतलब ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट होता है, ठीक है। तो ऑल आइटम्स इन सीपीआई बास्केट को रिप्रेजेंट करता है, ट्रू है। बट कोर इन्फ्लेशन जो है, कल भी हमने डिस्कस किया था कि फूड एंड फ्यूल को नहीं करता है इंक्लूड, क्योंकि वो वॉलेटाइल आइटम्स होती हैं, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं उनके प्राइसेस। कोर इन्फ्लेशन, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है दैट इज डिनोटेड बाय फूड एंड फ्यूल एंड वॉलेटाइल कंपोनेंट्स, उससे हमेशा हमेशा तो नहीं पर मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम कम रहेगा, ठीक है। बट फ्लक्चुएट तो करेगा ही, ठीक है, मतलब ऑलवेज तो नहीं होगा। इतना तो आपने अभी तक समझ लिया होगा इस सीरीज के थ्रू। कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको समझ लेना होता है, क्लिक करना चाहिए आपको एकदम कि हाँ ओके दिस इज अलार्मिंग। इन्फ्लेशन मेजरमेंट, तो अभी हमने जीडीपी डिफ्लेटर तो देखा ही था, तो ये तो होगा। कह रहा है होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, क्या ये भी जीडीपी सॉरी इन्फ्लेशन को मेजर करने में हेल्प करते हैं? ट्राई करें। ऑफ कोर्स करते हैं भाई, क्योंकि बास्केट ऑफ गुड्स है ना, को बताते हैं आपकी परचेजिंग पावर की टर्म्स में। तो आप कितना ओवर द ईयर आप कम खरीद पा रहे हैं, ज़्यादा खरीद पा रहे हैं, तो वही तो डिनोट करेगा ना आपकी इन्फ्लेशन को। इफेक्ट्स ऑन इन्फ्लेशन, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से किनको फायदा होगा, ये बहुत रिसेंट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, ठीक है। कहता है कि बोरोअर्स, फिक्स्ड इनकम अर्नर्स और लेंडर्स, तो किनको फायदा होगा? ट्राई करें इस क्वेश्चन को। सी, अब आपने ना लेट्स से कि 100 रुपए का लोन लिया था, ठीक है। छोटा एग्जांपल लेते हैं, जल्दी समझ में आएगा। और उस टाइम पे ना आपने 100 रुपए से 10 साबुन खरीद लिए थे, ठीक है। बट अब ना इन्फ्लेशन बढ़ गई और अब ना 100 रुपए में कितने साबुन आ रहे हैं? 5 साबुन आ रहे हैं। तो आपने जब आपकी परचेजिंग पावर की बात करेंगे ना, तो लॉन्ग रन में बोरोवर्स को तो फायदा होगा। क्यों? क्योंकि अब जो वो 100 रुपए वापस कर रहे हैं उसकी गुड्स वैल्यू क्या है? पहले 10 थी, अब तो 5 ही रह गई है, राइट। देना 100 रुपए, तो फायदा हो गया 5 का इन्फ्लेशन बढ़ने से। समझ आया? कोई डाउट हो इस कॉन्सेप्ट में तो बताइएगा। एक और एग्जांपल मैं कमेंट में या टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। फिक्स्ड इनकम अर्नर्स को कैसे फायदा होगा आप बताइए। 100 रुपये कमा रहा था, 10 साबुन खरीद रहा था, 100 रुपये ही कमा रहा है, 5 ही खरीद पा रहा है, तो इसको तो फायदा नहीं होगा, इसका तो नुकसान हो गया, राइट। लैंडर्स को भी फायदा नहीं होगा, रीजन बीइंग उसने जब 100 रुपये लैंड किए थे तब कैपेसिटी थी 10 साबुन खरीदने की। अब जो उसको 100 रुपये वापस मिले हैं तो वो 100 रुपये से केवल 5 साबुन खरीद सकता है, राइट। तो इसको भी फायदा नहीं होगा। इन्फ्लेशन कंट्रोल तो कैसे किया जाता है भाई? ट्राई करें। इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट, क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है? रिड्यूसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीजिंग मनी सप्लाई। तो ये तो इसमें दो चीजें तो इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी की उठाई है, एक फिजिकल की उठाई है, ठीक है। ट्राई करें क्वेश्चन। वेल सी, फर्स्ट चीज ये है कि अब हम ना इकोनॉमिक कंसोलिडेशन पे, ठीक है, आएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है और लोग जो है चीज़ें खरीद पा रहे हैं, इस वजह से सप्लाई एंड डिमांड मिसमैच है, सप्लाई शॉर्ट हो रही है डिमांड से और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट,
जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे, ठीक है, तो अब आपको मार्केट से पैसा बोरो करने पर ज़्यादा इंटरेस्ट देना होगा। ऑब्वियसली आप कम से कम आप बोरो करेंगे, क्योंकि अब आपकी बोरोइंग कॉस्ट बढ़ गई है, ठीक है। रिड्यूसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये फिजिकल मेजर है बेसिकली। जब सब्सिडीज कम हो जाएंगी, टैक्स रिबेट मिलना कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आपके पास जेब में कम पैसा बचेगा। जो एक स्पेंडेबल या कंजम्पशन के लिए जो पैसा आपके पास बचेगा वो कम होगा। देयरफॉर यू विल बी परचेजिंग लीस्ट और परहैप्स मॉडरेटली। इंक्रीजिंग मनी सप्लाई, भाई अगर हम पहले ही इन्फ्लेशन है, पहले ही लोगों की पॉकेट में पैसा है, ठीक है, और हम और पैसा उनको दे दें तो डिमांड और बढ़ जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि लैंड का, ठीक है, प्रॉपर्टी का। वैसे इतनी जल्दी उसमें प्राइस राइज आता नहीं है, ग्रेजुअली ही बढ़ता है। बट लेट्स से कि आपके पास ना ये 10 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, बट आप जो प्रॉपर्टी ओन करना चाह रहे हैं ना वो करीब 17 to 20 लाख की है। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक तो सबसे पहली चीज सब्सिडी देना चालू कर दिया हाउसिंग लोन्स पे, और इंक्रीजिंग मनी सप्लाई के लिए आरबीआई ने भी क्या किया, इंटरेस्ट रेट्स को हाउसिंग लोन्स को बहुत मिनिमल एक इंटरेस्ट रेट पे देना चालू कर दिया। लेट्स से कि 3 से 5% पे देना चालू कर दिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली यू विल हैव मोर मनी, है ना, आप मार्केट से बोरो करेंगे इजीली, क्योंकि अब आपको अच्छे इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिल रहा है। तो उस केस में आपकी डिमांड बढ़ जाएगी मार्केट के अंदर, आपकी नहीं, मतलब जो क्वांटिटीज, जो गुड्स आप चाह रहे हैं, जो डिजायरेबल गुड्स हैं उनकी, ठीक है, और इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये काउंटर प्रोडक्टिव मेजर होगा, ठीक है। देयरफॉर राइट आंसर इज 1 and 2। मूविंग अहेड, देयर इज अनदर क्वेश्चन। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। कहता है कि इन्फ्लेशन इरोड्स द रियल वैल्यू ऑफ मनी। इन्फ्लेशन से ना जो रियल वैल्यू है मनी की वो कम हो जाती है, ठीक है। और विथ राइजिंग प्राइसेस द परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी डिक्लाइंस। देखिए ये दोनों ही एक दूसरे को रीइंफोर्स करती हुई स्टेटमेंट है। क्यों? जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है, जब महंगाई बढ़ जाएगी, तो आपके पास जो पैसा है उससे आप कम से कम चीज खरीद पाएंगे, ठीक है। मतलब आपकी परचेसिंग पावर जो है वो डिक्लाइन हो जाएगी। जैसे अभी अगर एक कंपैरेटिव बास्केट हम यूएसए से भी कंपेयर करें तो हमारा रुपी ऑल टाइम डिक्लाइन पे है ना, 92 समथिंग आ गया है। तो अगेन आप इस चीज से, इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आपकी जो परचेसिंग पावर है वो कम हो जाएगी, जो रियल वैल्यू ऑफ मनी है वो कम हो जाएगी, ठीक है, जिससे आप कम चीजें खरीद पाएंगे। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ये था आज का लेक्चर, और ये 10 क्वेश्चन है बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस। तो कुछ भी डाउट रहता है, कुछ भी समझ नहीं आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पर भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय बाय, टेक केयर।